मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेहनत करो सब अच्छे से, बिल्कुल भी ना हो भयभीत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 3 टॉपिक। कौन से? संचार क्या है, पहला टॉपिक होगा। दूसरा होगा संचार के सिद्धांत क्या है, और संचार के टॉपिक पर आधारित MCQ जो बनते हैं वो हमारा तीसरा टॉपिक होगा। मैंने एक कोशिश की है कि आपको पूरा ये टॉपिक एक साथ मिल जाए। मेरे 3 पुराने रिकॉर्डेड वीडियो थे, वो हो सकता है आप सभी ने देखे हों। उन तीनों वीडियो को मैंने इस वीडियो में कंबाइन करके आपको दे रहा हूं, तो आप पूरे टॉपिक को एक जगह पर पा पाएंगे और एक साथ पूरा टॉपिक 1 घंटे में संचार टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ईमानदारी के साथ कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आपकी कोई भी तैयारी अधूरी ना रहे अपनी परीक्षा के लिए, जो 24 सितंबर को होने वाली है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और बाकी कोई भी आपको अपडेट चाहिए, हम आपको बताने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो मुख्य शिविका भर्ती से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जुड़ जाइए और आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो संचार का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुआ है। ठीक है, कई अंग्रेजी में शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण संचार का अर्थ है चलना या फैलाना। क्या? अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण संचार का अर्थ है चलना या फैलाना। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो संचार कहते हैं। जब क्या होता है? जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम किसी के साथ सूचना या विचार या दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं तो संचार कहते हैं। क्लियर आपको? दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो हम किसी के साथ सूचना या विचार या दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं तो इसे भी हम संचार कहते हैं। अब बात करेंगे संचार की परिभाषा की। तो ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, यानी कि ब्रिटेन की। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ अपनी बात कहना, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो बोलकर या व्यक्त करके किए जा सकते हैं। किस किस तरीके से संचार किया जा सकता है उन सभी माध्यमों पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप अच्छे से परिभाषा को समझ लीजिए और जो माध्यम प्रयोग होते हैं, संचार के प्रकार क्या होते हैं, मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ अपनी बात कहना, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो बोलकर या व्यक्त करके किए जा सकते हैं। क्लियर है आपको? डेनिस मैक के वेल के शब्दों में संचार प्रक्रिया एक ऐसी क्रिया है जो साझापन बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? साझापन। वह कहता है कि संचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे को उपयोगी संदेश पहुंचाना। तो इनके परिभाषा में क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे को उपयोगी संदेश पहुंचाना साझापन बढ़ाती है। क्लियर आपको? चार्ल्स मोरिस इसे 2 तरह से परिभाषित करते हैं। व्यापक अर्थ देना संचार प्रक्रिया का अर्थ है साझापन को विकसित करना, और सीमित अर्थों में संकेतों का अर्थपूर्ण आदान प्रदान। क्लियर आपको? जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ है विचारों को संकेतों और चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप से प्रदान करना। क्लियर आपको? विचारों को संकेतों और चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप से प्रदान करना। अब हम बात करेंगे संचार के प्रकार की। क्लियर आपको? यहां से यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे संचार के प्रकार से देखने को मिलेंगे। क्लियर आपको? संचार के कुछ प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया गया है जो संचार की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण आदान प्रदान करते हैं। एक तो होता है आपका औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार, दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक एवं जनसंचार, तीसरा है आपका मौखिक संचार,
चौथा है लिखित संचार, पांचवा है अमौखिक संचार और छठा है आपका अंतरवैयक्तिक संचार और सातवां है आपका जनसंचार। क्लियर है आपको? तो ये दूसरे नंबर पर जो आपका लिखा है औपचारिक, यहां पर दूसरे पे अनौपचारिक कर लीजिएगा और बाकी आपका सीरीज बन जाएगा। क्लियर है आपको? दूसरे नंबर पर आप औपचारिक पहले नंबर पर और दूसरे पे अनौपचारिक, फिर आपका मौखिक संचार, फिर आपका लिखित संचार, फिर आपका अमौखिक संचार, फिर आ जाएगा अंतरवैयक्तिक संचार, फिर आ जाएगा आपका जनसंचार। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे औपचारिक संचार की। तो औपचारिक संचार किसी संस्था विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। क्या? औपचारिक संचार जो होते हैं वो किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित किए जाते हैं। किस व्यक्ति को, किसको और किस अंतराल में सूचना देनी चाहिए, यह किसी संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। क्लियर आपको? औपचारिक संदेश वाहन के निर्माण व प्रेषण में अनेक औपचारिक संवाद अधिकांशता लिखित होते हैं। तो यहां पर यह लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि औपचारिक संवाद में अधिकतर संवाद लिखित होते हैं। क्लियर आपको? जैसे कोई सरकारी ऑफिस होता है, यहां पर क्या होता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अगर कोई पत्र जाएगा, कोई सूचना जाएगी, कोई संवाद होगा, कोई संचार होगा, तो वो लिखित माध्यम से होता है, जिस कारण से सरकारी काम इतना लेट होता है। क्लियर आपको? क्योंकि वो जो काम फोन से हो सकता है वो फोन से नहीं करेंगे, वो लिखित माध्यम से करते हैं। पहले आप हमें लिखकर भेजिए, फिर उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसको सबूत के तौर पर अपने पास रखेंगे कि आपकी तरफ से ये कहा गया था, तब हमने ये किया। तो वहां पर जवाबदेही तय होती है, इसलिए वहां पर औपचारिक संचार किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। क्लियर आपको? तो जो संस्थागत संचार होते हैं, जो सरकारी संचार होते हैं, जिनमें नियम और पाबंदों के रूप में संचार होते हैं, कानून के मद्देनजर संचार किए जाते हैं, वो ज्यादातर संचार लिखित होते हैं और औपचारिक होते हैं। क्लियर आपको? औपचारिक संचार आप इतनी सीधी सी भाषा में समझ लीजिए। क्लियर आपको? अब बात करते हैं औपचारिक संचार के लाभ की। तो औपचारिक संचार अधिकृत संचारकर्ता के द्वारा सही सूचना प्रदान की जाती है। जो अधिकृत संचारकर्ता होता है उसके द्वारा सही सूचना प्रदान की जाती है औपचारिक संचार में। समझ रहे हैं ना आप? जो सरकारी विभाग होता है, जैसे आप कोई आरटीआई दाखिल करते हैं, ठीक है, तो ये औपचारिक संचार है। क्या? आपने एक पत्र भेजा, ठीक है, आरटीआई में डाक टिकट लगा के या 10 रुपए उसमें रखकर, और वहां पर आपको पूरी सूचना उधर से आएगी, तो वो भी आपका आधिकारिक जो करता है वहां पर संचार करता है, जो जन सूचना अधिकारी है, वो क्या बन जाएगा? वो संचारकर्ता बन जाएगा। क्लियर है आपको? अधिकृत संचारकर्ता बन जाएगा। कौन? जो वहां का जन सूचना अधिकारी है। जैसे आप आयोग से भर्ती के, अपने विज्ञापन भर्ती के बारे में कोई सूचना लेना चाहते हैं, अपना एक प्रोटोटाइप लिखिए, उस पर अपनी पूरी जानकारी लिखिए, अपनी प्रार्थना लिखिए, और जो जानकारी चाहिए उसके नीचे लिख दीजिए, और 10 रुपए का नोट लिखकर एक लिफाफे में डालकर आप पोस्ट कर दीजिए आयोग के कार्यालय में। वहां से 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये क्या होगा? ये औपचारिक संचार का एक उदाहरण होगा। क्लियर आपको? ये संचार लिखित रूप में होता है। क्लियर आपको? अगर आप मौखिक रूप से मांगने जाएंगे, हो सकता है वहां पर कोई जानकारी आपको ना दे, लेकिन जब आप लिखित रूप से मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनको जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये औपचारिक चीजें होती हैं। क्लियर आपको? औपचारिक संचार ये क्या? नियमों के पाबंद होते हैं, नियम और कानून का पालन करते हैं। इस संचार के द्वारा संचार की प्रतिपुष्टि होती है, यानी कि फीडबैक, यानी कि उधर से भी उत्तर आएगा। यह संचार व्यवस्थित एवं उचित तरीके से किया जाता है, यानी कि एक प्रोटोटाइप होता है। यह संचार करते समय संचार के स्तरों के क्रमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्तर और क्रमों का मतलब क्या है? जैसे आप मुख्य सेविका बन गई है ना, तो आप किसको पत्र लिख सकते हैं, किससे सूचना मांग सकते हैं और किसको सूचना दे सकते हैं, ये स्तर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने होंगे। ठीक है? अगर आप ऊपर से आप अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको निवेदन में लिखना पड़ेगा, है ना, आग्रह करना पड़ेगा। आप वहां पर आदेश नहीं दे सकते, और जो उधर से प्रश्न आएगा उसका उत्तर दे सकते हैं। खुद से तरफ से आप सिर्फ वहां तक सूचना पहुंचा सकते हैं, कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के क्रमों का बहुत ध्यान रखना होगा। समझ रहे हैं ना आप? इस संचार के माध्यम से संचारक की स्थिति का पता सरलता से लगाया जा सकता है कि संचारक कहां पर है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस संचार के द्वारा व्यावसायिक मामलों की आसानी से नियंत्रित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यावसायिक मामले जो होते हैं वहां पर भी ये लिखित संचार या औपचारिक संचार किया जाता है।
इस संचार के द्वारा दूर स्थापित लोगों से संबंध आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं औपचारिक संचार के दोष की। इस संचार की गति धीमी होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस संचार की गति धीमी होती है। सामान्यतया इस संचार में उच्च अधिकृत लोगों का अधिभार ज्यादा होता है। इस संसार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संचार की आलोचना नहीं की जा सकती है। इस संचार में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिसके कारण संचार में लोचशीलता के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। क्लियर आपको? तो इस संचार में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिसके कारण संचार में लोचशीलता के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं अनौपचारिक संचार की। यह किस तरह से होता है, यह क्या होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर आपको? अनौपचारिक संदेश वाहनों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती, यानी कि कोई नियम पाबंद नहीं होता है, कैसे भी जाता है। ऐसे संदेश वाहन मुख्यतः पक्षकारों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। क्लियर आपको? जो अनौपचारिक संबंध है उसके आधार पर, जैसे आपने किसी को फोन किया है ना, आपने किसी से कुछ कहा, ये सब क्या है, अनौपचारिक तरीके से होता है। अनौपचारिक संदेश वाहन के कुछ उदाहरण है: नेत्रों से किए जाने वाले इशारे, सिर हिलाना, मुस्कुराना, क्रोधित होना आदि। यह भी एक संचार है, आप कुछ संदेश दे रहे हैं। क्लियर आपको? ऐसे संचार का दोष यह होता है कि सावधानी के अभाव में कभी कभी अफवाहों को फैलाने भी सहायक हो जाते हैं, है ना? क्या हो जाते हैं? सहायक हो जाते हैं, अफवाहें फैलाए जाते हैं। जैसे जब दंगे होते हैं तो वहां पर अनौपचारिक जो संदेश वाहन होते हैं, व्यक्ति भी संदेश वाहन ही होता है एक तरीके से, है ना? तो वहां पर यह मत समझ लीजिए किसी गाड़ी की बात हो रही है। जो व्यक्ति है जो संदेश पहुंचा रहा है, किसी तरीके की संचार कर रहा है, किसी संदेश का, किसी सूचना का, तो वो संदेश वाहन के रूप में कार्य करता है। क्लियर आपको? अनौपचारिक संचार के लाभ क्या है? इस संचार के द्वारा सौहार्द संबंधी एवं संभावनाओं का आदान प्रदान होता है। इस संचार के द्वारा संचार की गति अत्यधिक तेज होती है। इस संचार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब बात करेंगे हम अनौपचारिक संचार के दोष की। इस संचार के द्वारा अविश्वसनीय तथा अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर आपको? इस संचार में सूचना प्रदान करने का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होता है तथा सूचना किस स्तर से तथा कहां से प्राप्त हुई है का पता लगाना आसान नहीं होता है। समझ रहे ना? जब गांव में जब अफवाहें उड़ती हैं तो पता ही नहीं होता किसने कौन सी सूचना शुरू की और कहां से कहां पहुंचा दी। इससे क्या होता है, गांव में कभी कभी बहुत डर का माहौल बन जाता है। एक दो साल पहले चोटी कटने का एकदम अफवाह फैल गई थी। अब उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, ये आप लोग जान सकते हैं। तो वो क्या था, वो अनौपचारिक संचार की वजह से डर का माहौल पैदा हुआ, अफवाहें पैदा हो गई, तो कोई पता भी नहीं लगा पा रहा था कि अफवाहें उड़ा कौन रहा है ना? इस प्रकार का संचार ज्यादातर किसी भी संगठन में समस्या को उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे ना? इस प्रकार का संचार ज्यादातर किसी भी संगठन में समस्या को उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं लिखित संचार की। ठीक है, ये औपचारिक और अनौपचारिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इनको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। अब लिखित संचार देखते हैं। लिखित संचार एक प्रकार का औपचारिक संचार है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रेषित किया जाता है। इस संचार के द्वारा संचारक को लिखित रूप में प्रेषित किए गए संदेश का अभिलेख रखने में आसानी होती है। लिखित संचार के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आवश्यक सूचना प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान की गई है। एक लिखित संचार सही, संक्षिप्त, पूर्ण तथा स्पष्ट होता है। ठीक है, तो संक्षिप्त होगा, पूर्ण होगा तथा स्पष्ट जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। लिखित संचार के साधन क्या है? बुलेटिन, हैंडबुक्स, डायरियां, समाचार पत्र, मैगजीन, सुझाव योजनाएं, जो सुझाई गई योजनाएं होती हैं, व्यवहारिक पत्रिकाएं, संगठन पुस्तिकाएं, संगठन अनुसूचियां, नीति पुस्तिकाएं, कार्यविधि पुस्तिकाएं, प्रतिवेदन, अध्यादेश आदि। ये क्या है? ये सब संचार है। क्लियर आपको? मौखिक संचार की अब बात करते हैं।
मौखिक संचार से तात्पर्य संचारक द्वारा किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेरित करने से है। आप समझ रहे हैं ना, ये पुलिस विभाग में ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पर वायरलेस पे फोन पर ये सूचनाएं दी जाती हैं, तो वहां पर मौखिक संचार का ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है ना। पुलिस विभाग में जो कमेंट्री हो रही होती है, रेडियो पे देखते हैं आप, टीवी में देखते हैं किसी स्पोर्ट्स की, 15 अगस्त की, ये सब क्या है, अभी आप 26 जनवरी की देखेंगे कमेंट्री, तो ये क्या है, ये भी मौखिक संचार है। क्लियर है आपको? दूसरे शब्दों में जो सूचनाएं या संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी कहे या निर्गमित किए गए हो उन्हें मौखिक संचार कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत संदेश देने वाला तथा संदेश पाने वाले दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। इस पद्धति में व्यक्तिगत पहुंच संभव होती है। ठीक है, अब तो फोन के द्वारा भी लिखित ही होता है ना, मौखिक ही हो जाता है, जरूरी नहीं कि फोन पे ही हो, सामने होकर भी दिया जा सकता है। क्लियर आपको? मौखिक संचार के साधन, आमने सामने दिए गए संदेश, रेडियो द्वारा संचार, देखिए उदाहरण दिया है यहां पर, रेडियो द्वारा संचार, पुलिस रेडियो ही तो यूज करता है, वायरलेस रेडियो। दूरदर्शन, दूरदर्शन पे आप क्या देखते हैं, समाचार सुनते हैं, स्पोर्ट्स की यानी कि किसी खेल की कमेंट्री, क्रिकेट की या टेनिस की या हॉकी की। दूरभाष यानी कि फोन का प्रयोग। सम्मेलन या सभाएं जहां पर भाषण होते हैं। संयुक्त विचार विमर्श यानी कि कोई आपकी डिबेट हो रही, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है जिसको आप जीडी कहते हैं शॉर्ट में। और साक्षात्कार, उद्घोषणाएं आदि, ये सब क्या है, मौखिक संचार के साधन है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 370 रुपए में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगे। यह संचार का प्रकार है जो ना मौखिक होता है और ना ही लिखित। ठीक है, अमौखिक संचार क्या है, यह संचार का एक प्रकार है और जो ना मौखिक होता है और ना ही लिखित। इस संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक रूप से सूचना प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में शारीरिक हाव भाव के द्वारा इस संचार में शारीरिक भाव भंगिमा के माध्यम से संचार को प्रेषित किया जाता है। जैसे आप मुख बधिर वाले समाचार सुनते होंगे तो वहां पर वो हाथ से मुंह से कुछ इशारे करती हैं, उससे वो सूचनाएं पहुंचती हैं जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग समझ नहीं सकते उनके लिए, है ना। तो हाथ मुंह से ये अपने इशारों के द्वारा वो पूरी संचार करते हैं समाचारों का, है ना। जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा होता है आर्मी का और वहां पर वो लोग देख नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, वो हाथ से आंखों से इशारा करते हैं, इधर आओ उधर जाओ, बोलना नहीं होता वहां पे, है ना, दूर खड़े हैं एक दूसरे से, तो क्या करते हैं, इशारा करते हैं। क्लियर आपको? तो जिसे प्राप्तकर्ता अमौखिक रूप से सरलता से समझ जाता है, जैसे चेहरे का भाव, आंखों तथा हाथ का इधर उधर घूमना आदि के द्वारा भावनाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों इत्यादि को आसानी से समझा जा सकता है ना। स्कूल कॉलेज में ये संचार बहुत देखने को मिलते हैं, कोचिंग में, है ना। आपने कई बार किया होगा, कई बार देखा भी होगा अपनी आंखों से कि किस तरह से कहां पर किसको क्या इशारा करना है। ये चीजें चलती रहती हैं स्कूल कॉलेज में, आपको आसानी से देखने को मिलती होंगी। तो ये क्या है, ये अमौखिक संचार है। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं अंतरवैयक्तिक संचार की। तो अंतरवैयक्तिक संचार का एक प्रकार है जिसमें संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार लिखित अथवा मौखिक दोनों रूप में हो सकते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार के अंतर्गत लिखित रूप में यथा पत्र, डायरी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है, जबकि मौखिक संचार में टेलीफोन, आमने सामने की बातचीत इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। क्लियर आपको? अब बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कोई योजना निकलती है सरकार की, या सरकार किसी चीज का उद्घाटन करने वाली होती है तो उसका टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी आता है, अखबार में भी छपकर आता है, और कई बार क्या होता है दीवालों पर पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग लगी होती है। ये क्या होता है, कई माध्यमों के द्वारा जन समुदाय यानी कि जो जनसंख्या है, जो जनता है, उस तक संदेश पहुंचाया जाता है। क्लियर आपको? तो ये जनसंचार होता है। वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जनसंचार माध्यम से ना जुड़ा हो। सच पूछा जाए तो आज के मनुष्य का विकास
जनसंचार के माध्यमों द्वारा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो हम पोस्ट करते हैं ये भी तो एक जनसंचार का माध्यम है ना। वर्तमान समय में जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि। देखिए मैंने जो सोशल मीडिया कहा है वो इंटरनेट में ही आता है। क्लियर आपको? तो अभी आपने संचार क्या है और संचार की क्या क्या परिभाषाएं हैं वो सब समझ लिया होगा और एक एक चीज बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब यहां से आगे हम देखेंगे अगले भाग में संचार के सिद्धांत क्या हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इन सिद्धांतों को अच्छे से समझिएगा और पूरी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में आपको जाना है। तो चलिए अब आप पढ़ते हैं संचार के सिद्धांत क्या हैं। संचार के सिद्धांत क्लियर आपको? एक छोटा सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपको छोटी छोटी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और ये संचार का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर आपको? तो संचार के सिद्धांत ये आपका टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। संचार की प्रक्रिया विभिन्न अध्ययनों के पश्चात स्पष्ट होता है कि संचार को आदान प्रदान करने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या? संचार को आधार प्रदान करने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्लियर आपको? अब पहला सिद्धांत क्या है? उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। उद्देश्यों को स्पष्ट होने का सिद्धांत आपको इस लाइन से ही समझ में आ रहा होगा अगर आप थोड़ा भी समझ रहे होंगे। संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट एवं स्पष्ट हो, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके। आप समझ रहे हैं ना? उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत, संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट हो यानी कि विशेष हो एवं स्पष्ट हो यानी कि भली भांति पता हो इसका क्या होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट है, क्या हम करेंगे, इससे क्या हमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके, सामने वाले को भी पता चल सके कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आजकल चैटिंग करते हैं वो भी तो संचार है, लेकिन वहां पर ज्यादातर चैटिंग में कोई उद्देश्य नहीं होता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, बस एक दूसरे को गोल गोल घुमाए रहते हैं। ये क्या है? यहां बिना उद्देश्य का संचार है। और उद्देश्य स्पष्ट होने का, जैसे कि आप मुख्य सेविका बन गई, ठीक है, आपको नीचे आंगनवाड़ी तक कोई सूचना पहुंचानी है तो क्या करेंगे? आपका वहां पर उद्देश्य स्पष्ट होगा, इस योजना के बारे में हमें यह सूचना पहुंचानी है। ठीक है, विशिष्ट क्या है? यहां पर योजना विशिष्ट है, उद्देश्य स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी तक पहुंचानी है। ठीक है, किस लिए पहुंचानी है? यह सरकारी योजना है, इससे वहां के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको लाभ होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सरकार का आदेश है, उसका यह भी एक उद्देश्य है ना। तो संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट एवं स्पष्ट हो, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको बहुत ही बारीकी से समझनी है और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत, ये क्या है? पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संचारक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्रोतागण कैसे हैं, जिससे प्रेषित किए जाने वाले विषय को श्रोता के ज्ञान एवं उनकी इच्छा के अनुसार सारगर्भित रूप में प्रेषित किया जा सके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ, आपने कहीं पर महिलाओं को बुलाया है ना, और वहां पर पुरुषों पे भाषण दे दिया। ये क्या हुआ? आपको पता ही नहीं है श्रोता क्या है आपका, उनको स्पष्ट ज्ञान क्या है। जैसे आपने हाई स्कूल से पढ़ने वालों को, ग्रामीण इलाके के महिलाओं को बुलाया है ना, और आपने शहरी इलाकों के बारे में उन्हें ज्ञान दे दिया। अब उन्हें पता ही नहीं कि शहरी जीवन क्या है, तो वो कैसे उसको समझेंगे? तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए जो आपका श्रोता है वो क्या है, वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या समझना चाहता है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो किस तरह का जीवन जी रहा है या किस तरह का जीवन यापन कर रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेता वही सक्सेसफुल होता है जिसको पता होता है कि कहां पर क्या बोलना है, किस राज्य का व्यक्ति, किस सभा का व्यक्ति, किस जनसभा का व्यक्ति उससे क्या सुनना चाहता है। जैसे ओबामा जी भारत आए थे, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जब भारत आए गुजरात में उन्होंने एक लाइन बोली
क्या? केम छो, गुजराती की लाइन है। अब ओबामा अमेरिका से आकर गुजरात में ये लाइन बोल दी तो क्या हुआ? गुजराती बहुत खुश हो गए, पूरा तालियों से गड़गड़ाहट से वहां पर जो आपकी मीटिंग थी, जो जनसभा थी, तालियों बजा दी। क्यों? खुश हो गए। क्या उन्होंने क्या? श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान को समझा। ठीक है, तो श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत यही है कि जहां तक आपको संदेश पहुंचाना है, जिन लोगों को आपको अपना संदेश, अपना वक्तव्य, आपका जो संचार करना है, उनका ज्ञान होना चाहिए आपको। क्लियर है? आपको पता चले उन्हें हिंदी आती है और आप अंग्रेजी में पूरा संदेश देके चले आए, तो इससे वो नहीं समझ पाएगा ना। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संचार को श्रोतागण आसानी से समझ सके, है ना। उनको अगर हिंदी समझ में आ रही है और आप अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग करें, जैसे बहुत से लोग इंग्लिश माध्यम के हैं और तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका की, अब वो ढूंढा करते हैं कि कहीं पर इंग्लिश के नोट्स मिल जाएं, कहीं पर, एक तो हिंदी उनकी मातृभाषा है, फिर भी इंग्लिश के नोट्स ढूंढ रहे हैं एक तो, और फिर उन्हें गांव में जाके काम करना है, हर चीज हिंदी में करनी है, किसी महिला को, आंगनबाड़ी को, सबको हिंदी में समझाना है। लेकिन फिर भी अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो दिक्कत आएगी उनको, क्योंकि उन्हें तो अंग्रेजी आती है, फिर हिंदी में कैसे संचार कर पाएंगे। तो इन चीजों को समझना होगा। अब बात करते हैं विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत। संचारक के लिए यह आवश्यक है, हो जाता है कि वह समुदाय में अपनी स्थिति, परिस्थिति को बनाए रखे, क्योंकि संचारक के द्वारा प्रेषित किए जाने वाला संचार संचारक के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यदि समुदाय के लोगों को इस बात का विश्वास होता है कि संचारक समुदाय के हित के लिए संदेश को प्रेरित करता है, समझ रहे हैं ना आप? क्या समझ रहे हैं? आपने किसी योजना के बारे में किसी गांव में मीटिंग करने गई, ठीक है, आप मुख्य सेविका बन गई हैं, मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए आप बनेंगी, तो आप वहां मीटिंग करने गई और आपने टीकाकरण के बारे में बताया, लेकिन गांव के लोगों को आप पर भरोसा नहीं है, तो वो क्या, वो आक्रोशित हो सकते हैं। जैसे पहले होता था, देखने को कोई टीकाकरण करने जाता था तो लोगों में विश्वास नहीं था कि ये लोग सही काम करेंगे, उनको लगता था कुछ गलत दवा पिला देंगे और हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, तो वो कभी कभी क्या हो जाते थे, आक्रोशित हो जाते थे और तोड़फोड़ करने लगते थे या मारने कूटने लगते थे। ऐसा अब बहुत कम देखने को मिलता है, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, एक आधी घटनाएं अब भी देखने को मिल जाती हैं। तो उन लोगों का आपको विश्वास पहले जीतना होगा। विश्वास कैसे जीता जाता है? उनके बारे में पहले बातें करिए, उनके बारे में पहले तारीफें करिए, यह सब मीटिंग में किसी का विश्वास जीतने का तरीका होता है। फिर अपनी बात बताइए, ठीक है। तो विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत, पहले उनका विश्वास जीतिए, फिर अपना संदेश दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्पष्टता का सिद्धांत, संचार में प्रयोग की जाने वाली भाषा एवं प्रेषित किया जाने वाला विषय सरल एवं समरूप होना चाहिए, जिससे कि संचार को लोग आसानी से समझ सकें। संचार करते समय यदि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तो संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे क्या हुआ, आपने गांव वालों को ज्यादातर सामान्य हिंदी पता होती है, या उनके यहां जो बोली जाती है, जो बोली है, अवधी है, कहीं पर आपकी पश्चिमी हिंदी है, तो ये सब क्या है, और यहाँ पे आपको बुंदेली भाषा है, और वहां पर आप संस्कृत वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, तो संभवतः वो ना समझ पाए। इससे क्या होगा कि बाधा उत्पन्न होगी, वो स्पष्ट जानकारी आपसे ले नहीं पाएंगे। तो आपको वहां पर स्पष्टता का सिद्धांत, यानी कि उनकी भाषा में सरल रूप से सरल चीजों को बताना होगा, ताकि वो आसानी से समझ सकें। यही स्पष्टता का सिद्धांत है ना। अब बात करते हैं शब्दों को सोच, शब्दों की सोच होगा यहां पर, ठीक है। विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, देखो यहां पर आप थोड़ा इसको यहां पर जोड़ लीजिएगा, ये थोड़ा नीचे हो गया। शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, इतनी हेडिंग है, ठीक है। ये थोड़ा नीचे हो गया है, शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, ये पूरी हेडिंग है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, जब मैं पीडीएफ दूंगा आपको तो इसको ठीक करवा दूंगा। क्लियर है आपको? शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, ये क्या है? संचारक के लिए आवश्यक होता है, क्या संचारक के लिए आवश्यक होता है
कि संचार में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का चयन उचित प्रकार से किया जाए तथा विचारों में तारतम्यता निहित हो। ठीक है, यदि संचार करते समय शब्दों का चयन कुछ सोच समझकर नहीं किया जाता है और शब्दों के मध्य तारतम्यता तथा एकरूपता नहीं होती है तो प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों को समझ नहीं पाता है। समझ रहे हैं ना कि जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सोच समझकर करें। क्या? शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना होगा आपको। क्लियर है आपको? चयन कुछ सोच समझकर नहीं किया जाता है तो, और शब्दों के मध्य तारतम्यता नहीं होती है, एकरूपता नहीं होती है तो प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों को समझ नहीं पाता है। आपने एक दो शब्द अंग्रेजी के प्रयोग किए, दो शब्द हिंदी के प्रयोग किए, बीच में आपने अपनी वहां की बोली भी घुमा दी, तो इससे क्या होगा, उन्हें कंफ्यूजन हो सकती है। सामान्यतः गांव के इलाके में लोगों को अंग्रेजी उतनी नहीं आती है और महिलाओं को खासकर नहीं आती है क्योंकि उन्हें पढ़ने का उतना मौका नहीं मिला है ना। किसी को कोई भाषा नहीं आती इसका मतलब यह नहीं कि वो अक्षम है या वो उसको लायक नहीं है, बस इतना आधार है कि उन्हें उसका मौका नहीं मिला, आपको मौका मिल गया। लेकिन अगर आपको अपना संदेश उन तक पहुंचाना है तो उनको समझना होगा, उनकी भाषा को समझना होगा, उनके स्तर के शब्दों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी। सूचना की पर्याप्तता का सिद्धांत, ये क्या होता है? संचारक के लिए यह आवश्यक होता है कि संचार करते समय सूचना पर्याप्त रूप में प्रेषित की जाए। इसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि सूचना किस स्तर पर प्रेषित की जा रही है। सूचना की अपर्याप्तता के कारण प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों का अर्थ निरूपण विपरीत लग सकता है, जिसके कारण संचार के असफल होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि क्या है, सूचना पर्याप्त होनी चाहिए। अधूरी सूचना अगर आपको देंगे तो वो संचार आपका विफल हो जाएगा। ठीक है, असफल हो जाएगा। सूचना पूरी हमेशा पर्याप्त दी जानी चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब बात करते हैं सूचना के प्रसार का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि सूचना का प्रसार सही समय पर, सही परिप्रेक्ष्य में, सही व्यक्ति को उचित कारण के संदर्भ में प्रेषित किया जाए तथा सूचना प्रसारित करते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाए कि सूचना प्राप्तकर्ता कौन है। यदि संचारक सूचना प्रेषित करते समय परिप्रेक्ष्य, उचित व्यक्ति तथा स्पष्ट उद्देश्य का ध्यान नहीं रखता है तो संचार असफल हो जाता है। क्या कि अगर आपको किसी और को सूचना देनी है और किसी और के पास भेज दें तो इससे क्या होगा, आपकी सूचना गलत जगह पहुंच जाएगी और उसका उद्देश्य ही असफल हो जाएगा, संचार ही असफल हो जाएगा। है ना कि सरकार को सूचना भेजनी थी सभी मुख्य सेविकाओं के पास और उसने भेज दी सभी बीडीओ के पास, इससे क्या होगा, संचार असफल हो जाएगा। है ना, जो उद्देश्य था संचार का वो संभव नहीं, सही नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें सूचना के प्रसार का सिद्धांत कि प्रसार सही दिशा में हो। ठीक है, सही समय पर हो, सही दिशा में हो, सही परिप्रेक्ष्य में हो, सही व्यक्ति तक उचित कारण के संदर्भ में प्रेषित किया जाए। क्लियर आपको? अब बात करते हैं सघनता एवं संबद्धता का सिद्धांत। सफल संचार के लिए आवश्यक है कि सूचना में सघनता एवं संबद्धता का तत्व विद्यमान हो, जिससे सूचना को प्रदान किए जाने का क्रम क्रियान्वित किया जा सके। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं एकाग्रता का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संचारक एवं प्राप्तकर्ता दोनों एकाग्रचित होकर कार्य करें, यानी कि फोकस्ड रहें। संचार के लिए आवश्यक है कि संचार प्रेषित करते समय अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें तथा प्राप्तकर्ता के लिए भी यह आवश्यक होता है कि वह एकाग्रचित होकर प्रेषित संचार का अर्थ निरूपण करे। अगर आप कहीं पर किसी विषय को समझा रहे हैं और आपका बीच बीच में फोन बजने लगे या बीच बीच में आप अपने चैटिंग का रिप्लाई देने लगे तो इससे क्या होगा, आप एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। आपने पहले लाइन क्या बोली आप भूल जाएंगे। अगर सामने वाला यही कार्य करने लगे, आपको समझा रहे हैं और वो फोन यूज करने लगे, वो फोन पे बात करने लगे, तो वो प्राप्तकर्ता भी एकाग्रचित नहीं होगा, तो उसके पास सही से सूचना नहीं पहुंच पाएगी। एकाग्रता का सिद्धांत मतलब है जो काम कर रहे हैं, जो संचार कर रहे हैं, पूरा फोकस्ड उस पर रहे। ठीक है, अब बात करते हैं समयबद्धता का सिद्धांत। संचार तभी सफल हो सकता है जब वह उचित तथा निश्चित समय पर किया जाए।
संचार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संचार करते समय संचार के उद्देश्यों की प्राप्ति सही समय पर हो पाएगी अथवा नहीं। क्लियर है आपको? तो समयबद्ध होना चाहिए संचार। अगर मान लीजिए कि जो कोई भर्ती का विज्ञापन है, ठीक है, वो उसकी लास्ट डेट 30 जनवरी है, लेकिन वो विज्ञापन जो अभ्यर्थी है उसके बाद सूचना 1 फरवरी को पहुंचती है, 2 फरवरी को पहुंचती है, 3 फरवरी को पहुंचती है, तो उस संचार का कोई फायदा थोड़ी होगा, है ना। सरकार विज्ञापन निकाल दे और उसका अखबार में या इंटरनेट पर सूचना 1 महीने बाद दे, तो क्या होगा? उस संचार का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो समयबद्ध नहीं रहा, है ना। तो संचार तभी सफल हो सकता है जब उचित तथा निश्चित समय पर किया जाए। संचार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संचार करते समय संचार के उद्देश्यों की प्राप्ति सही समय पर हो पाएगी अथवा नहीं। तो कोविड में इंटरनेट ने बड़ा फायदा किया। कोई भी संचार पहुंचाना था किसी डॉक्टर के पास, किसी जिले में, तुरंत पहुंच जाता था। तो इससे क्या हुआ? बहुत फायदा हुआ, हर इलाज मौके पर हो पाया। अगर ये इंटरनेट नहीं होता, 4G नहीं होता, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, बहुत से लोगों की असमय मृत्यु हो जाती। लेकिन इंटरनेट ने संचार को समयबद्ध कर दिया। इससे क्या हुआ? काफी फायदा मिला। क्लियर है आपको? तो अब तक आपने संचार क्या है, संचार की परिभाषा क्या है और संचार के सिद्धांत क्या है, सभी सिद्धांतों को आपने समझ लिया। जो 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वो सभी आपको समझा दिए गए हैं और उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आपका अगला चरण शुरू होगा वीडियो का, जिसमें आप पढ़ेंगे संचार के संबंधित सभी MCQ। वो सभी भी आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी अच्छे से करिएगा और एक एक MCQ को समझिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपका कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करिएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, परामर्श मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसका तात्पर्य किस प्रक्रिया से है? यह आपको बताना है। परामर्श मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसका तात्पर्य किस प्रक्रिया से है? ए संबोधन, बी संयुक्त खोज, सी उपबोधन, डी विकासात्मक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। परामर्श मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसका तात्पर्य किस प्रक्रिया से है? संबोधन से है, संयुक्त खोज से है, उपबोधन से है या विकासात्मक प्रक्रिया से है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसका तात्पर्य किस प्रक्रिया से है, यह आपको बताना है। पहले का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, संयुक्त खोज करते हैं 2 लोग मिलकर। परामर्श जब दूसरा व्यक्ति दे रहा होता है, पहला व्यक्ति अपना समस्या बता रहा होता है, उसकी खोज करते हैं, उसका संयुक्त प्रयास करते हैं। क्लियर आपको? तो पहले का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को कितने स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाता है? किसके स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाता है, यह आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को किसके स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है? ए समस्याओं, बी कार्य योजनाओं को, सी अभिक्षमताओं को, डी रणनीतियों को। बताइएगा दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को किसके स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है, यह परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न होगा अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। प्रश्न उनके लिए ये कठिन होगा जिसने ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जिसने बिल्कुल भी नहीं समझा। तो दूसरे का ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दूसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, समस्याओं का, ठीक है, स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया में कितने तत्व सम्मिलित होते हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। परामर्श प्रक्रिया में कितने तत्व सम्मिलित होते हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे का
तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? परामर्श प्रक्रिया में कितने तत्व सम्मिलित होते हैं? 2। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस आधार पर परामर्शदाता प्रार्थी को समायोजन हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है? किस आधार पर परामर्शदाता प्रार्थी को समायोजन हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है? ए ऑप्शन है आपका निर्णयात्मक क्रियाओं, बी है अभिक्षमता, सी है परिस्थितियों और डी है आपका क्रियाकलापों। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस आधार पर परामर्शदाता प्रार्थी को समायोजन हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, परिस्थितियों के आधार पर। क्लियर आपको? किसके? परिस्थितियों के आधार पर परामर्शदाता प्रार्थी को समायोजन हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। तो चौथे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया में मुख्यतः 2 तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसमें प्रथम तत्व में रिक्त स्थान तथा दूसरे तत्व में रिक्त स्थान है। तो यहां पर 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं इस प्रश्न में, उनको आपको पहचानना है। ए है प्रार्थी परामर्शदाता, दूसरा है परामर्शदाता शिक्षक, तीसरा है निर्देशक और शिक्षक, डी है प्रार्थी विद्यार्थी। तो बताइएगा पांचवें में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में से परामर्श प्रक्रिया में मुख्यतः 2 तत्व सम्मिलित होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो पांचवें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रार्थी होता है और दूसरा होता है परामर्शदाता। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रयोग की जाने वाली प्रवृत्ति है साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन या ये सभी? बताइएगा परामर्श प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रयोग किए जाने वाली प्रवृत्ति है साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन या ये सभी? छठे का ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। साक्षात्कार तो होता ही है, परीक्षण भी होता है, निर्देशन भी होता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में जितना स्पष्ट एवं निष्पक्ष होंगे उन्हें परामर्श उतना अधिक लाभ होगा। उन्हें परामर्श से उतना अधिक लाभ होगा। यह परामर्श के किस मूल तत्व को दर्शाता है? बताइएगा सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में जितना स्पष्ट एवं निष्पक्ष होंगे उन्हें परामर्श से उतना अधिक लाभ होगा। यह परामर्श के किस मूल तत्व को दर्शाता है? ए ऑप्शन है आपका रागात्मक संबंध, बी है संचार, सी है सेवाकरण और डी है आपका विकासात्मकता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको पहचानना है। 7वें प्रश्न में सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में जितना स्पष्ट एवं निष्पक्ष होंगे उन्हें परामर्श से उतना अधिक लाभ होगा। यह परामर्श के किस मूल तत्व को दर्शाता है? 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 7वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संचार। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की आवश्यकता होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। ए सेवार्थी की समस्याओं की पहचान करने में, बी संज्ञान सूचनाएं प्राप्त करने में, सी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना निर्माण में या डी उपरोक्त सभी। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। परामर्श की आवश्यकता होती है सेवार्थी की समस्याओं की पहचान करने में, या बी संज्ञान सूचनाएं प्राप्त करने में, या सी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना निर्माण में या डी उपरोक्त सभी। 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 8वें का आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श सेवार्थी के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं? ए बुद्धि परीक्षण से, बी परामर्श अनुप्रयोग से, या सी कौशल अभिपरीक्षण से, या डी मापन प्रविधियों से। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श सेवार्थी के संबंध में
विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं? 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 9वें का डी ऑप्शन सही है, मापन प्रविधियों से। क्लियर आपको? परामर्श सेवार्थी के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मापन प्रविधियों से प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, मापन प्रविधियों में कौन सी प्रविधियां सम्मिलित हैं? रुझान परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या बुद्धि परीक्षण या ये सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मापन प्रविधियों में कौन सी प्रविधियां सम्मिलित हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 10वें प्रश्न में? तो 10वें प्रश्न में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सेवार्थी के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए उसके जीवन से संबंधित सभी सार्थक घटनाओं को कहा जाता है? विश्लेषण, समायोजन, परीक्षण या शोध? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सेवार्थी के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए उसके जीवन से संबंधित सभी सार्थक घटनाओं को क्या कहा जाता है? ए विश्लेषण, बी समायोजन, सी परीक्षण या डी शोध? 11वें का कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा? 11वें का आपका ए प्रश्न सही है, विश्लेषण कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 12वां, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 370 रुपए में आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है 12वां, परामर्श की किस प्रविधि में सेवार्थी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक इत्यादि पहलुओं से संबंधित अनेक प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है? ए साक्षात्कार प्रविधि, बी प्रश्नावली प्रविधि, सी परामर्श प्रविधि या डी निबंधात्मक प्रविधि? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श की किस प्रविधि में सेवार्थी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक इत्यादि पहलुओं से संबंधित अनेक प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है? 12वें का आपका बी प्रश्न सही है, प्रश्नावली प्रविधि। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जब परामर्शदाता एवं प्रार्थी के मध्य रिक्त स्थान संबंध स्थापित होता है तभी साक्षात्कार सफल होता है? ए रागात्मक, बी संज्ञान, सी व्यावसायिक, डी समायोजित? 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। जब परामर्शदाता एवं प्रार्थी के मध्य रिक्त स्थान संबंध स्थापित होता है तभी साक्षात्कार सफल हो सकता है। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का ए ऑप्शन आपका सही है, रागात्मक, यानी कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें। ठीक है, बिल्कुल स्पष्टता से हर एक चीज बताएं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण कहलाता है? बताइएगा सामान्यतः सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण क्या कहलाता है? ए संचार, बी बातचीत, सी शिक्षण, डी समायोजन? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। सामान्यतः सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण क्या कहलाता है? ए संचार, बी बातचीत, सी शिक्षण और डी ऑप्शन है आपका समायोजन। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, संचार। बहुत ही आसान प्रश्न है इस चैप्टर के, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आप कहिएगा तो मैं संचार को अलग से भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन प्लीज रिवीजन जरूर करते रहिएगा हर एक चैप्टर का। 15वां प्रश्न है, संचार की प्रमुख विशेषताएं हैं? सूचना की स्पष्टता एवं शुद्धता, संदेश की विश्वसनीयता व एकरूपता, समुचित प्रतिक्रिया व प्रतिपुष्टि या उपरोक्त सभी? बताइएगा संचार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। 15वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूचना की स्पष्टता एवं शुद्धता, या संदेश की विश्वसनीयता व एकरूपता, या समुचित प्रतिक्रिया व प्रतिपुष्टि, या डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी? 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपरोक्त सभी।
क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान के मध्य पूर्ण रूप से सफल संचार की प्रक्रिया को प्रभावी संचार प्रक्रिया माना जाता है। ए ऑप्शन है प्रार्थी तथा निर्देशक, प्रेषक तथा प्रापक, माध्यम तथा प्रेषक, प्रापक तथा माध्यम। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 16वें में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 16वें में बी ऑप्शन आपका सही है, प्रेषक तथा प्रापक। जिसको मिला वो प्रापक, जिसने भेजा वो प्रेषक। तो प्रेषक तथा प्रापक के मध्य पूर्ण रूप से सफल संचार की प्रक्रिया को प्रभावी संचार प्रक्रिया माना जाता है। क्लियर है आपको? तो 16वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संचार प्रक्रिया में सम्मिलित प्रमुख कारक हैं। 1 नंबर पर आपका संदेश दिया है, दूसरे पे दिया है अंतर्वस्तु, तीसरे पे दिया है प्रतिपुष्टि और चौथे पे दिया है प्रेषक। फिर इन सब के आधार पर नीचे कूट बनाए गए हैं, यानी कि आपके ऑप्शन बनाए गए हैं। ए ऑप्शन में 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन में 2 3 4 है, या डी सी ऑप्शन में 1 3 4, या डी ये सभी। 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रभावी संचार प्रक्रिया में सम्मिलित प्रमुख कारक हैं। संदेश तो होता ही है, अंतर्वस्तु भी होती है। संदेश में अंतर्वस्तु क्या है? प्रतिपुष्टि भी होती है और प्रेषक भी होता है। तो 17वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संदेश के अंतर्वस्तु में निहित है डाटा, आवाज, रिपोर्ट या ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संदेश के अंतर्वस्तु में निहित है। 18वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, डाटा, आवाज, रिपोर्ट ये सभी। क्लियर है आपको? डाटा यानी कि आपके आंकड़े, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संचार का माध्यम नहीं है टेलीफोन, पत्र, मोबाइल, प्रतिपुष्टि। बताइएगा प्रभावी संचार का माध्यम नहीं है। 19 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, माध्यम वो होता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते हैं। तो टेलीफोन में हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो है माध्यम। पत्र में हम ऐसा कर सकते हैं, ये भी है माध्यम। मोबाइल में भी हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी है माध्यम। पर प्रतिपुष्टि, उधर से जो फीडबैक प्राप्त हुआ वो होता है प्रतिपुष्टि, तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आपको? कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक लिखित अथवा मौखिक माध्यम द्वारा सूचनाएं भेजता है जिसे कहते हैं। बताइएगा, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक लिखित तथा मौखिक माध्यम द्वारा सूचनाएं भेजता है जिसे कहते हैं आंकड़े, रिकॉर्ड, कूटकरण या प्रापक। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक लिखित अथवा मौखिक माध्यम द्वारा सूचनाएं भेजता है जिसे कहते हैं आंकड़े, रिकॉर्ड, कूटकरण या प्रापक। 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 का आपका सी ऑप्शन सही है, कूटकरण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संचार के तत्व हैं स्पष्टता, एकरूपता, सत्यता या ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? प्रभावी संचार के तत्व हैं स्पष्टता है, या एकरूपता है, या सत्यता है, या ये सभी। बताइएगा 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 का आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा ही, क्योंकि स्पष्टता के बगैर प्रभावी संचार हो ही नहीं सकता है। एक रूपता होनी भी जरूरी है, सत्यता भी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। यहां पर सत्यता भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, मानव संचार को प्रतीकात्मक क्रिया द्वारा अर्थों के कार्य व्यवहार
की सर्पिल या कुंडलीदार प्रक्रिया के रूप में परिभाषित तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल हैं। यह कथन किसका है? बताइएगा। मानव संचार को प्रतीकात्मक क्रिया द्वारा अर्थों के कार्य व्यवहार को की सर्पिल या कुंडलीदार प्रक्रिया के रूप में परिभाषित तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल हैं। ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है आपका बॉबी सॉरेल्स पर्सिंग का, बी लिटिल का, सी मिलेट का, डी आर्डवर्टीड का। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का आपका ए ऑप्शन सही है, बॉबी सॉरेल्स पर्सिंग का है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संचार कौशल का लाभ नहीं है। ए सूचनाओं की प्राप्ति एवं प्रदान करना, बी भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, सी मानवीय व्यवहारों पर ऋणात्मक प्रभाव डालना नए संबंधों के निर्माण में। बताइएगा, संचार कौशल का लाभ नहीं है। ए सूचनाओं की प्राप्ति एवं प्रदान करना, बी भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, सी मानवीय व्यवहारों पर ऋणात्मक प्रभाव डालना, या डी नए संबंधों के निर्माण में। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मानवीय व्यवहारों पर ऋणात्मक प्रभाव डालना संचार कौशल का लाभ नहीं है। लाभ के लिए आपको सकारात्मक प्रभाव डालना होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संप्रेषण का प्रकार है। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सी सांकेतिक संप्रेषण, डी ये सभी। बताइएगा, प्रभावी संप्रेषण का प्रकार है मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, या डी ये सभी। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 24 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मौखिक संबंध शब्दों द्वारा पारस्परिक संप्रेषण की सर्वश्रेष्ठ कला है। यह कथन किसका है? देखिए, परिभाषाओं पर आधारित आपके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा और एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा। मौखिक शब्दों द्वारा पारस्परिक संप्रेषण की सर्वश्रेष्ठ कला है। यह कथन किसका है? ए कीप डेविस का, बी जे पॉल लिंगस का, या सी लॉरेंस ए एप्ले का, या डी मिलेट का। तो 25 का जो सही उत्तर है आपका सी है, लॉरेंस ए एप्ले का है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रबंधक वर्ग का संप्रेषण में जितना समय व्यतीत होता है उसका रिक्त स्थान भाग मौखिक संप्रेषण में बीतता है। तो ए ऑप्शन है आपका 25%, बी है 50%, सी है 75% और डी है आपका 85% या प्रतिशत 25, 50, 75, 85। बताइएगा 26 में ABCD में कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? विभिन्न अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रबंधक वर्ग का संप्रेषण में जितना समय व्यतीत होता है उसका रिक्त स्थान भाग मौखिक संप्रेषण में बीतता है। तो 26 का आपका सी ऑप्शन सही है, 75%। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या मौखिक संप्रेषण का साधन नहीं है? ए साक्षात्कार, बी संगठन अनुसूचियां, सी भाषण, डी सम्मेलन। बताइएगा, निम्न में से क्या मौखिक संप्रेषण का साधन नहीं है? ए साक्षात्कार, बी संगठन अनुसूचियां, सी भाषण, डी सम्मेलन। 27 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, संगठन अनुसूचियां। क्लियर आपको? मौखिक संप्रेषण का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान संचार लिखित रूप से होता है, अनौपचारिक, औपचारिक, संस्थागत या सांकेतिक। बताइएगा, रिक्त स्थान संचार लिखित रूप से होता है, किस प्रकार का संचार लिखित रूप से होता है यह आपको बताना है। 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा, औपचारिक संचार लिखित रूप से होता है। क्लियर है आपको? तो 28 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा आज का आपको यह संकलन, जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक कवर करवाए हैं। संचार क्या है, पहला टॉपिक, दूसरा संचार के सिद्धांत क्या है,
और तीसरा संचार के सभी एमसीक्यू। उम्मीद करता हूं आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस क्लास को अटेंड किया होगा और एक एक प्रश्न को समझा होगा। इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक तैयार करने हैं। 1 घंटे में मैंने आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है और इसको आप अच्छी तरीके से जरूर तैयार करके जाइएगा। कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपको इस क्लास से अपनी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। संचार की सिद्धांत हो या संचार की परिभाषा हो या संचार के एमसीक्यू, तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास को अच्छे से तैयार कर चुके होंगे आप। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सभी टॉपिक्स की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।